हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सचिवालय के लिए जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसी का ये टेस्ट नंबर कितना, तो टेस्ट नंबर आपका 10 है। इसका पार्ट आपका ये 2 है। ठीक है, और ये टेस्ट जो है ऑफलाइन टेस्ट चलाया जाता है प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा, और उसी का ये टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो इससे पहले हम आपको मतलब 40 तक जो 40 तक पहले पार्ट में करा दिए थे, उसके बाद जो बच गया है वो हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया कांस फिल्म फेस्टिवल में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि सोंग कांग हो के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? सोंग कांग हो के द्वारा जीता गया। और ये कहाँ के है? तो ये साउथ कोरिया के एक्टर हैं। ठीक है, इसमें जो बेस्ट डायरेक्टर के पुरस्कार मिला वो मिला पार्क चान वुक को। पार्क चान वुक को मिला बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार। जबकि इस फिल्म का नाम क्या है? तो ब्रोकर इस फिल्म का नाम है। ठीक है, क्या है इस फिल्म का नाम? तो ब्रोकर इस फिल्म का नाम है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ममता बनर्जी के द्वारा लिया गया फैसला। किसके द्वारा? ममता बनर्जी के द्वारा ये फैसला लिया गया, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के द्वारा, सीएम के द्वारा, कि वहाँ के अब जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है वो सभी के चांसलर है वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल नहीं होंगे। थोड़ा सा इसको मैं पेन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा छोटा है। 1 सेकंड रुकिए, मैं एक बार चेक कर लूँ थोड़ा सा। अब थोड़ा अच्छा हो गया। चलिए देखिए, और ये क्वेश्चन 42 नंबर इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा किसी राज्य ने किया है। देखिए, आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन का मदद की घोषणा किया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये विश्व बैंक के द्वारा घोषणा किया गया, और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। अगला ऑप्शन ए की बात करें तो आईएमएफ है। ठीक है, आईएमएफ जो है इसका भी स्थापना 1944 में हुआ था। और आईएमएफ जो लोन देता है ये अल्पकाल लोन देता है, कम समय के लिए। किसको? तो व्यापार में कोई भी अगर घाटा हो रहा है तो उसको मतलब स्टेबल करने के लिए ये मतलब शॉर्ट टाइम के लिए लोन देता है। जबकि हम WTO की बात करें तो इसका स्थापना 1995 में हुआ है। ठीक है, और ये व्यापार से संबंधित चीज़ों को निर्धारित करता है। WHO की बात करें तो ये स्वास्थ्य से संबंधित देखरेख करता है। अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। इसका आंसर हो जाएगा क्या? जसप्रीत बुमराह। अगला देखिए, अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रेडन मैकुलन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये किस मतलब देश के? तो ये न्यूजीलैंड के है। और इसको अभी क्या नियुक्त किया गया? तो इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अगला आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों, इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है अभी। ठीक है, मतलब आपके उधर भी हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा बारिश अभी हो रहा है, पूरा आवाज़ भी आ रहा है यहाँ तक। देखिए, आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। ठीक है, तो उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि विनय कुमार सक्सेना को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, और दिल्ली के उपराज्यपाल है, और ये हमेशा चर्चा में ही रहते हैं अरविंद केजरीवाल सर के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पीटर एल्बर्ट्स बने हैं। कौन बने? पीटर एल्बर्ट्स बने हैं। अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में किसे वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। तो किसके द्वारा वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता गया? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फ्रैंक विल्जेक ने जीते हैं ये टेम्पल्टन पुरस्कार। और ये है अभी भौतिक के प्रोफेसर है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के प्रोफेसर है ये। इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया, और ये पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वीटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो ये फ्रांस की कंपनी है, और कंपनी के नाम क्या है? तो ये फैशन कंपनी है। ठीक है, तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? तो दीपिका पादुकोण बनी है। कौन? दीपिका पादुकोण।
और अगला आपका जो है ऑप्शन ए है कि अनुष्का शर्मा जो है क्या है, तो वेलसम फूड जो है, वेलसम फूड है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर। जबकि आलिया भट्ट की बात करें तो ये फिलिप्स कंपनी के, जो फिलिप्स का बल्ब ट्यूबलाइट ये सब आता है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर है। कंगना रनौत की बात करें तो ये आपका यूपी के ODOP के ब्रांड एम्बेसडर है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, करें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 थीम क्या है। तो इसका थीम जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संग्रहालय की शक्ति इसका थीम है, और ये आपका 18 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग, यानी कि वर्ग का गुणांक, यानी कि वर्ग क्या होता है, तो वर्ग इजिकल टू में फोर्स इनटू में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि वर्ग पॉजिटिव तभी होगा जब, मतलब जैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये फोर्स के डायरेक्शन में होगा तब, ठीक है। अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो उसको फिर हम घर्षण बोलते हैं, और वो नेगेटिव मतलब वर्क हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, मतलब जो विस्थापन होगा वस्तु का वो बल के दिशा में होगा तभी जाकर के वो वर्क होगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर हम किसी भी एंगल पे वर्क निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एफ कॉस थीटा होता है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो, मान लीजिए कि फोर्स ये लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगर ये हो रहा है, एस इधर की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच में अगर मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बन गया तो यही आपका थीटा यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, cos 30 के वैल्यू के साथ ये आंसर दे देगा। चलिए अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ये भी एक्सप्लेनेशन में ही था कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है नेगेटिव होता है, और जब थीटा के वैल्यू कितना 180 डिग्री होता है तो यही वैल्यू क्या दे देता है, कॉस के साथ -1 दे देता है। तो यही जो वर्क का वैल्यू होता है वो सेम रहता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसका जो एक्चुअल वैल्यू देखे तो वो नेगेटिव में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 52 के बाद ये क्वेश्चन कहाँ पे चला गया, 51 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, हाँ 52 नंबर अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 52 क्वेश्चन है कि ये प्राणी जरायु कहलाते मतलब क्या, वीबी पुरुष। जरायु को अंग्रेजी में कभी कभी आपको हिंदी में ही ऐसे लिख के दे देगा, वीबी पुरुष ही लिख के दे देगा। तो बच्चे को जो जन्म देता है उसको हम क्या बोलते हैं, जरायु बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वीबी पुरुष बोलते हैं। आपको दोनों नाम और करके याद रखना है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं आपको ये हिंदी में लिख के दे एग्जाम में, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिख करके दे देता है। वीबी पुरुष को हम क्या बोलते हैं, जरायु बोलते हैं, और जो बच्चे देने वाले होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उसे हम वीबी पुरुष बोलते हैं। और जो अंडा देता है, जैसे कि मुर्गी हो गया, अंडा देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओभी पुरुष बोलते हैं। अब देखिए ना, अंडा कैसा होता है, ऐसा होता है, और ओभी पुरुष को कैसे लिखते हैं, ओ से ही लिखते हैं। तो आप ऐसे को रिलेट करके याद रखिए, एगो वीबी पुरुष बढ़ गया तो ये बच्चा देने वाला हो जाएगा। समझ गए बातों को। अगला देखिए, जैसे कि आप एक चीज़ तो जानते ही हैं कि जैसे कि जो भी मतलब स्तनधारी है वो सब कैसे बच्चा को जन्म देता है, लेकिन कुछ ऐसे 2 ऐसे स्तनधारी है जो अंडा को भी जन्म देता है। जैसे कि आपका एकिडना और प्लेटिपस जो है, ये दोनों स्तनधारी है, लेकिन ये अंडा देता है। क्या देता है, अंडा देता है। आपको याद क्या रखना है कि ये एकिडना और प्लेटिपस जो है क्या, तो स्तनधारी है, लेकिन फिर भी क्या, अंडा देता है। जबकि सभी जनरली जो भी स्तनधारी है वो सब बच्चा को जन्म देता है। एक और स्तनधारी है, जैसे कि आपका कंगारू भी एक स्तनधारी है जो कि अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना, यही एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला देखिए, अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गुरुत्व बल के बीच आकर्षण बल परिभाषित होता है। तो देखिए, गुरुत्व बल के बीच जो आकर्षण बल परिभाषित होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 2 द्रव्यमानों के बीच। न्यूटन के द्वारा यह नियम दिया गया था, उनके द्वारा कहा गया था कि अगर ब्रह्मांड में कोई भी 2 पिंड है, 2 मास है, उसके बीच में अगर डिस्टेंस है कुछ भी, तो दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा, जो कि F इजिकल टू में यानी कि G m1 बटे में क्या, तो r² होगा। r दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जबकि G जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m1 m2 दोनों पिंड का मास है, ठीक है। और ये फोर्स हो जाएगा, कई बार इसका यूनिट पूछा जाता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², इसका यूनिट हो जाएगा जो g है। इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, और यूनिट यही हो जाता है, ठीक है। अगला हम ऑप्शन बी की बात करें तो दो आवेश के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम विद्युत आकर्षण बल बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू में Q1 K × Q1 Q2 बटे में r² होता है। और ये विद्युत आकर्षण फोर्स जो होता है
ये कोई ज़रूरत नहीं, हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। मान लीजिए कि दो चार्ज है, एक तो आपका Q1 चार्ज यहाँ पे और Q2 चार्ज जो है आपका यहाँ पे, तो दोनों चार्ज के बीच ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर आवेश कैसा है। ये कभी आकर्षण भी करेगा और कभी प्रतिकर्षण भी करेगा, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ये कर सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्शन ही करता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ तो दो चुंबक है, दो चुंबक के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेस्ट नंबर 10 का और 9 का पीडीएफ हम आज डाल देंगे, ये वीडियो डालने से पहले ही। ठीक है, देखिए आगे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 54 नंबर की पीढ़ी यानी कि F1 में दिखाई देने वाला लक्षण। तो F1 में जो दिखाई देता है मतलब जनरेशन फर्स्ट में, वो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रबलता दिखाई देता है। देखिए F1 फर्स्ट में क्या था कि जो पौधा का साइज था वो आपका लंबा भी था और क्या तो और छोटा भी था, यानी कि बौना भी था, बौना या छोटा बोल सकते, छोटा भी था, दोनों टाइप के पौधा था। तो जो लंबा पौधा था वो छोटे पौधा के ऊपर डोमिनेंट था, मतलब उसके ऊपर पूरा का पूरा हावी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रबलता ही काम किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है कि डैश डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंग की विशेषता क्या नहीं, तो ऑप्शन आप बी में देख रहे हैं क्या, हर्ज लिखा है। तो हर्ज क्या होता है, तो ध्वनि का यूनिट होता है, न कि इसका विशेषता होता है। ठीक है, जबकि आपका आयाम है ये आपका विशेषता है, वेलोसिटी है ये भी आपका विशेषता है, और फ्रीक्वेंसी भी ध्वनि के विशेषता है। जबकि हर्ज क्या है, तो ध्वनि का यूनिट है, ये कोई विशेषता नहीं है। ध्वनि के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होता है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, कोई माध्यम चाहिए तब ये ध्वनि चलेगा। जबकि लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, वो वैक्यूम में भी चल सकता है, जबकि ध्वनि वैक्यूम में नहीं चल सकता है। अगला देखिए, अगला आपका 56 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मछली में पाया जाता है, मछली में आपका 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जबकि 4 कक्षीय हृदय जो है किसके, जो भी स्तनधारी है या पक्षी जिसको आप बर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ऑब्सेशनल केस है, जैसे कि आपका घड़ियाल और मगरमच्छ, ये दोनों रेप्टाइल यानी कि सरीसृप है, लेकिन फिर भी इसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि आप आज तो किए रहते हैं क्या कि यानी कि जो भी सरीसृप है या उभयचर है उसमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, यही याद किए रहते हैं। लेकिन घड़ियाल जो है ये आपका सरीसृप और मगरमच्छ जो है ये भी आपका सरीसृप में आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 4 चेम्बर हट होता है। तो ये 2 ही ऐसा मतलब एक्सेप्शनल केस है, मतलब जो आप मान लीजिए कि मतलब ये अपवाद है, जो कि घड़ियाल और मगरमच्छ है जिसमें आपका 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। और बर्ड्स में भी 4 कक्षीय पाया जाता है, और स्तनधारी जो भी होता है उसमें 4 कक्षीय, जैसे कि हम हैं, आप है, ये सभी में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम उसको पूरा कोशिश करेंगे सही करने का। डैश डैश कार्य कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि बल गुने विस्थापन होता है, ये आपका कार्य कहलाता है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, कारण निम्नलिखित में कौन से पौधे थैलोफाइट समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए थैलोफाइट समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जैसे कि मार्सिलिया और एक और होता है फर्न। ठीक है, तो मार्सिलिया और फर्न जो होता है ये ट्रेडोफाइटा के एग्जाम्पल होता है, और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। जैसे फर्न जो है ना, ये कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है कि फर्न जो है किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका टेरेडोफाइटा के एग्जाम्पल है, ये फर्न है। जबकि आपका यानी कि यूलोथ्रिक्स हो गया, काड़ा हो गया और क्लैडोफोरा हो गया, ये सब आपका किसका, तो थैलोफाइटा, किसका, थैलोफाइटा का उदाहरण है। किसका, थैलोफाइटा का उदाहरण है। जैसे कि ये काड़ा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसका उदाहरण है, तो ये थैलोफाइटा का उदाहरण है। जैसे कि आपका कबक, शैवाल, लाइकेन, ये सब भी थैलोफाइटा के उदाहरण है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसको याद रखने के लिए, मार्सिलिया और फर्न ये दोनों है टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल। अगर ये दोनों याद रख लेते तो बाकी ये जो बच गया यहाँ पे ये सब थैलोफाइटा का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि रूट टिप या सूट टिप में कौन सा विभाज्य उत्तक है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे कि कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो विभाज्य उत्तक पाया जाता है। देखिए रूट टिप का मतलब क्या है, जैसे कि जड़ जो देखते हैं ना आप, मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो इसके नीचे की तरफ जो जड़ होता है, जो सबसे नीचे होता है ना जड़, इसको हम क्या बोलते थे, इसको रूट टिप बोलते हैं। ठीक है, और जबकि यानी कि सूट टिप क्या होता है कि जैसे कि देखते हैं ऐसे कली जो होता है ना, कली, तो इसका जो विभाजन होता है कली का जो, ये इसको क्या बोलते हैं, सूट टिप बोलते थे। ये सब जब विभाजन हो रहा है इसके मतलब पौधों का विकास हो रहा है, तो उसको हम विभाज्य उत्तक बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है। क्या करें, थोड़ा ऊपर कर देते हैं,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखिए एक्चुअली साइंस के सब बेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश डैश चाल पर यात्रा कहलाता है। देखिए जब भी मतलब मैक नंबर, देखिए मैक नंबर क्या होता है कि वस्तु की चाल, जैसे कोई भी वस्तु जा रहा है, जैसे कि रॉकेट छोड़ा जा रहा है तो एक वस्तु है और जिस माध्यम में चल रहा है उस माध्यम के ध्वनि का भी कुछ न कुछ चाल है। तब वस्तु की चाल यानी कि वस्तु की चाल बटे में क्या, तो उसी माध्यम में ध्वनि, क्या ध्वनि की चाल जो होता है इसको मैक नंबर बोलते हैं। जब भी ये ध्वनि की चाल से वस्तु की चाल ज़्यादा हो जाएगा, मैक नंबर क्या क्या आ सकता है, ये 1 से कम आ सकता है, 1 के बराबर आ सकता है, या 1 से बड़ा आ सकता है, ठीक है, या ये 5 से बड़ा आता है। ये 4 आपको ध्यान रखना। देखिए जब भी यहाँ पे जैसे कि वस्तु की चाल अगर कम होगा ध्वनि की चाल से तो उसका मैक नंबर 1 से कम हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब सोनिक बोलते हैं या इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है, मतलब इसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। जब वस्तु के चाल कम होगा, जब वस्तु के चाल कम होगा तो मैक नंबर 1 से कम हो गया, तब उसको क्या बोलते हैं, सब सोनिक या इंफ्रासोनिक बोलते हैं। जब वस्तु के चाल और ध्वनि के चाल दोनों बराबर होगा तो मैक नंबर कितना हो जाएगा, 1 होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनिक बोलते हैं। और जब यहाँ मैक नंबर 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या है, वस्तु का चाल ज़्यादा है, तो यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है। क्या कर रहा है कि जब किसी वस्तु का चाल ज़्यादा हो जाता है ध्वनि से तो मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। मतलब क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपरसोनिक। जबकि अगर मैक नंबर 5 से भी ज़्यादा हो जाता है इसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक बोलते हैं। जैसे रॉकेट वॉकेट जिससे छोड़ा जाता है वो सब जनरली हाइपरसोनिक ही होता है या एटलीस्ट सुपरसोनिक जरूर होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनाने का एक कारण इसका डैश डैश। तो क्या है, देखिए कार्बन द्वारा जब मजबूत बंधन बनाया जाता है तो इसका आकार छोटा होता है और ये बहुत हार्ड होता है, ठोस होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि डैश डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं करता है। तो देखिए इसमें से जो भी आपका ऑप्शन ए बी सी ये सब एक्चुअली फूल है, ये नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब पौधा है, लेकिन चमेली क्या है, एक फूल है। तो चमेली का जो पत्ता होता है, फूल की पत्तियां होता है, ये किसी भी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहा है चूना यानी कि चूना सफाई के दौरान कैल्शियम, ये हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति धीरे धीरे अभिक्रिया करती है ताकि दीवार पर डैश डैश की पतली परत बन सके। तो देखिए सबसे पहले बात, जो आप अपने घर को पोताई करते हैं तो आप मार्केट से क्या लाते हैं, चूना लाते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं। इसमें आप क्या डालते हैं, तो वहाँ पे आप पानी को डाल देते हैं, H2O को। तब ये देखते हैं ना थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। ये पानी को डालने के बाद रिएक्शन करता है और ये गर्म हो जाता है। जब ये आगे क्या बनता है, तो ये घोल जो बनता है इसी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब इसको आप क्या करते हैं, तो अपने आप घर के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है, लेप लगा देते हैं। जब लेप जिस टाइम में लगा देते हैं तो ये देखिएगा मतलब पूरा व्हाइट नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा ब्लैक रहेगा। लेकिन जब ये बाहर के वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा तब ये फिर से कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaCO3 कैल्शियम मतलब ऑक्साइड बना लेगा। तब ये जा करके मतलब ये जो बना लेगा ना मतलब CaCO3, ठीक है। तो तब जा करके ये कैसा हो जाएगा, पतला एक परत बन जाएगा, ठीक है। तो इसी की उपस्थिति के कारण जो है मतलब आपका दीवार जो है कैसा दिखता है, तो मतलब वो उजला दिखने लगता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड अब मार्केट से लाए, वाटर इसमें डाले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए, जब इसको पोत दिए, ठीक है, तब आपका क्या कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर करके ये कैल्शियम कार्बोनेट का पतला परत बन गया। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिन्ना डैश डैश का बाह्य भाग है। तो ये पिन्ना जो है किसका, तो कान का बाहरी भाग है, किसका, कान का बाहरी भाग है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, अगर प्रतिरोध को आधा कर देते हैं तो उसका जो होगा क्या, मतलब धारा मतलब आई क्या हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पे V में क्या होता है, I इंटू में R होता है। जब आप इस R को क्या कर रहे हैं, आधा मतलब 1/2 कर रहे हैं, तो इसको आप 2 गुना कर दीजिए, तब जा करके ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसको हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है। तो इसको अगर आप आधा कर देते इसको दुगुना कर दिए, अगर इसको आधा कर देते इसको दुगुना कर देते, मतलब हमेशा बराबर रखना है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पक्षियों में डैश डैश होता है। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि ये 4 कक्षीय हृदय होता है, स्तनधारी जो भी है उसमें भी, पक्षी में भी, और 2 आपको एग्जाम्पल बताए हैं एक्स्ट्रा से, वो क्या था, तब मगरमच्छ और घड़ियाल, इसमें 4 चेंबर हट होता है, जबकि 2 चेंबर जो होता है आपका मछली में होता है, और 3 चेंबर जो होता है जो भी आपका रेप्टाइल होता है उसमें, सरीसृप जो होता है उसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा नहीं होता है। तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होता है? तो देखिए गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 हाफ mv² होना चाहिए, मतलब उसमें मास और वेलोसिटी दोनों होना चाहिए। तो गति तो होना ही चाहिए, सही बात है। उसके बाद गिरता हुआ नारियल, तो गिरता हुआ नारियल में भी गति है, तो उसमें भी जिस समय गिरा उस समय ज़्यादा गतिज ऊर्जा था, जो धरती के पास आएगा तो कम होते जाएगा, ठीक है। लुढ़कता हुआ पत्थर, अगर आप किसी पत्थर को ऊंचे पहाड़ से लुढ़का देते तो उसमें भी गतिज ऊर्जा हो जाता है, क्योंकि उसमें मोशन आ जाता है। लेकिन उठाया हुआ हथौड़ा जो होता है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता, इसमें जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी ना होकर के पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को किसी हाइट तक अगर उठा के रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 68 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा भी तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर भी करते ही रहिए, ठीक है, और लाइक तो आप कर ही देते हैं, इसके लिए आपको थैंक यू। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पौधों में अस्पष्ट विभेदी शरीर रूपरेखा नहीं होता है वे डैश डैश समूह में आते हैं। तो जिसमें भी स्पष्ट रूप से कोई भी पत्तियाँ, तना, जड़ नहीं होता है उसको हम थैलोफाइटा में रखते हैं, और थैलोफाइटा में कोई भी फूल, बीज ये सब नहीं पाया जाता है। हम पीछे आपको इसका एग्जाम्पल भी बताए हैं, ठीक है, जैसे कवक, शैवाल, काड़ा, ये सब थैलोफाइटा हो गया। ऑप्शन अगर यहाँ पे आप देखिएगा क्या, और टेरिडोफाइटा के क्या एग्जाम्पल बताए थे, तो फर्न एग्जाम्पल बताए थे, क्या फर्न इसका एग्जाम्पल बताए थे टेरिडोफाइटा के। अगर हम यहाँ ऑप्शन बी की बात करें तो जिम्नोस्पर्म। देखिए जो बीज वाला जो पौधा होता है वो 2 होता है, एक तो आपका जिम्नोस्पर्म होता है, एक आपका एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी भी बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका जैसे साइकस हो गया, चीर हो गया, पाइन हो गया, तो ये सब आपका जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और एंजियोस्पर्म जो होगा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जो भी ऐसा मतलब फल है जिसके अंदर जो बीज है ना उसके बीज किसी न किसी चीज़ से कवर है, ठीक है। देखिए जो आपका जिम्नोस्पर्म है ये आपका अनावृत बीज है, मतलब इसके बीज जो होता है ना वो बाहरी से कवर नहीं रहता है। जैसे कि आप देखिए हुए ना कि गुल्लर के पेड़ देखे हुए, नहीं गुल्लर नहीं मतलब कोई और ऐसे पेड़ देखे हुएगा ना जिसके दाढ़ी के ऊपर, जिसको दाढ़ी होता है ना उसके ऊपर छोटा छोटा बिंदी बिंदी सा एक मतलब सटा हुआ जो फल लगा हुआ रहता है ना, वो एक्चुअली मतलब उसमें कोई भी बाहरी मतलब उसके बाहरी कवर नहीं होता है। लेकिन आपको एंजियोस्पर्म में देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि बाहरी कवर होता है, जैसे कि आम का बीज हो गया और भी जो बीज सब होता है उसके ऊपर बाहरी कवर भी रहता है, ठीक है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, कह रहा है कि डैश डैश एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया। तो हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है जिसको क्षारीय धातु, यानी कि पहले ही वाला में आपका क्षारीय धातु होता है पहला आपका वर्ग में, तो इसमें ही क्या है कि इसको रखा गया है, मतलब ये हाइड्रोजन को जो अधातु होता है। अगला देखिए, अगला आपका 70 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, देखिए 2 होता है, एक तो होता है आपका केमिकल चेंज होता है, एक तो होता है आपका भौतिक चेंज होता है। तो भौतिक चेंज का मतलब क्या है कि वो फिर से हम उसको मतलब हेर फेर कर सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ है तो इसको पिघला करके हम क्या करते हैं, पानी बना देते हैं, और पानी को फिर से हम बर्फ़ बना सकते हैं। मतलब ये दोनों रिवर्सिबल होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और जब वो एक साइड कन्वर्ट हो गया फिर दूसरा साइड कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि फल का पक जाना, अगर कोई फल पक गया तो इसको आप फिर कच्चा कर सकते नहीं ना, तो ये केमिकल चेंज है। दूध से दही बनना, अगर एक बार दही बन गया तो उसको आप दूध नहीं बना सकते, ये सब केमिकल चेंज है, ठीक है। अंगूर का जैसे सड़ जाना या किण्वन हो जाना, तो ये सब क्या है कि इसको दोबारा आप नहीं बना सकते। डैश डैश अगला आपका क्वेश्चन है 71 नंबर की डैश डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो आपका पादप जगत के क्या है, तो उभयचर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि डैश डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो ध्वनि की गति कौन निर्धारित करता है, तो माध्यम के प्राकृतिक पे ये निर्भर करता है। जैसे कि माध्यम के प्राकृतिक सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसी में ध्वनि का जो है ये गति निर्भर करता है। जैसे सॉलिड है तो उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उससे कम लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है, तो इस तरीके से होता है।
अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, करा है कि डैश डैश कदाची जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो देखिए आने की आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा समूह है, मतलब इसमें जितना भी कीड़ा मकोड़ा आता है ये सब के सब आर्थ्रोपोडा में, जैसे कि मक्खी हो गया, मकड़ा हो गया, जो भी कुछ होता है कीड़ा मकोड़ा, ये सब किसमें, तो आर्थ्रोपोडा में ही आता है। तो सबसे बड़ा समूह यही है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा समूह ये आपका मोलस्का है, ठीक है, जो दूसरा बड़ा समूह है, जैसे कि आपका घोंघा हो गया, तो ये मोलस्का में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्बन के डैश डैश अपरूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो फुटबॉल के आकार में जो व्यवस्थित किया जाता है उसको हम फुलरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुलरीन बोलते हैं। और इसको कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है। किससे, कार्बन 60 के अपरूप में, मतलब कार्बन के ये, मतलब कार्बन 60 के ये अपरूप है, ठीक है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन था इसमें 75 नंबर, जिसका बेंजीन से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैं आपको बताते, देखिए बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6 और H6 होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। आप देख लीजिए, यहाँ से BPSC में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसमें अल्टरनेट में क्या होता है, डबल बाउंड होता है, ठीक है। तो ये आपका यहीं पर यही क्वेश्चन पूछा गया था, बेंजीन से ही रिलेटेड था। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, पिछले वाले BPSC के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजीन में कितने सिग्मा बाउंड होता है और कितना पाई बाउंड होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको कार्बन कहाँ कहाँ लगा होगा, तो यहाँ 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 सभी जगह कार्बन लगा होगा। तो मतलब जो भी सिंगल बाउंड है उसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो इसमें सिग्मा जो है आपका कितना, तो 12 गो है। लेकिन पाई बाउंड कितना है, तो 3 गो। ये डबल बाउंड जो है ना, इसी को हम पाई बाउंड बोलते हैं। और सिग्मा किसको, सिंगल बाउंड को बोलते हैं। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 6 गो तो आपको बाहर दिख रहा है। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 गो आपका सिग्मा बाउंड होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लोग का गलत हुआ था वहाँ पे, तो संभावना है कि आपको कहीं सचिवालय सहायक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, आपके तैयारी में हम थोड़ा सा सहयोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।